बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारेब। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रल पाल्सी। टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने से पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। अगर हम उर्दू ज़बान में कहें तो सेरिब्रल पाल्सी को दिमाग का फालिज भी कहा जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो माजूरी का शिकार हो जाता है। इसके होने के डिफरेंट रीज़न्स होते हैं। आए हम इस टॉपिक को डिटेल से स्टडी करते हैं। सेरिब्रल पाल्सी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि चाइल्ड के ब्रेन डैमेज होने की वजह से होता है, और ये ब्रेन डैमेज बिफ़ोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ हो सकता है, जिसकी वजह से मेनली चाइल्ड की मूवमेंट एंड पोस्चर पर इफ़ेक्ट होता है। ये कंडीशन जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव है। नॉन प्रोग्रेसिव होने का मतलब यह है कि ये कंडीशन वक्त के साथ साथ वर्स नहीं होती, बिगड़ती नहीं है। सेरिब्रल पाल्सी से इफ़ेक्ट होने वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उनका अपने आर्म्स एंड लेग मूवमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उनके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या बहुत ज़्यादा स्पास्टिक होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हर 1000 में से 1.5 to 5 चिल्ड्रन जो हैं वो इस कंडीशन से इफ़ेक्टेड हैं। क्योंकि ये डिसऑर्डर नॉन प्रोग्रेसिव है, इस वजह से अगर इसको टाइमली डायग्नोस कर दिया जाए और चिल्ड्रन की थेरेपी स्टार्ट कर दी जाए तो इसकी कंडीशन को हम मज़ीद वर्स होने से बचा सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द रिस्क फैक्टर्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, जिनकी वजह से सीपी होने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। सबसे पहले प्री नेटल कॉजेज़ आ जाते हैं। प्री नेटल वो टाइम पीरियड होता है जो बिफ़ोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड होता है। इस टाइम पीरियड में अगर एक मदर जो है वो अपना प्रॉपर ख्याल नहीं रखती तो बेबी के प्री मेच्योर बॉर्न होने के एंड लो बर्थ वेट के साथ बॉर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री मेच्योर वो बेबी होता है जो कि फ्यूअर देन 28 वीक्स का हो, एंड लो बर्थ वेट बेबी का वो होता है जो कि 5.5 पाउंड से कम वेट का हो, जिसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी उस बच्चे में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ड्रग एब्यूज़, अगर कोई फ़ीमेल जो है वो इस कंडीशन में ओपियोइड्स या कोकेन का ज़्यादा इस्तेमाल करती है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। कोई ट्रोमा हो, चाहे वो फ़िज़िकल ट्रोमा हो या इमोशनल ट्रोमा हो। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ यानी कि ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, उसकी वजह से भी उनमें सीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनमें फिर लो बर्थ वेट होने के इन चांसेस जो हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा स्वेयर टॉक्सीमिया वो कंडीशन होती है जब एक प्रेग्नेंट फ़ीमेल का प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। इस कंडीशन को हम टॉक्सीमिया बोलते हैं, और इसी कंडीशन की वजह से अगर उसको सीज़र्स होने लगे, इसको हम एक्लैम्ज़िया। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास मैटरनल इन्फेक्शंस आ जाती हैं, लाइक साइटोमेगालोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एनसेफाइटिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस ऐसी इन्फेक्शन होती है जो कि पैरासाइट की वजह से होती है, जो बॉडी में कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू एंटर होता है। एनसेफाइटिस ऐसी इन्फेक्शन है जो कि बेबी के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है, और इनकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड आ जाती हैं पेरीनेटल कॉजेज़। पेरीनेटल ड्यूरिंग डिलीवरी जो टाइम पीरियड होता है उसको हम पेरीनेटल बोलते हैं। इस दौरान अगर किसी किस्म की कोई बर्थ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि प्लेजेंटल डिटेचमेंट, यानी जो प्लेजेंटा है अगर वो यूट्रस से डिटेच हो जाता है और वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है फीटस की तरफ वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और अगर उसके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले तो सीपी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बेबी के नेक के राउंड आ जाती है। इसके अलावा यूट्रिन रप्चर में बेसिकली अगर किसी फ़ीमेल का प्रीवियसली सी सेक्शन हुआ हुआ है और उसके यूट्रस पे स्कारिंग है, तो वो वहाँ पर जो है वो डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, एंड अगेन ब्लीडिंग की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स द फीटस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। देन इसके अलावा ब्रीच पोजीशन, यूजुअली जो एक डिलीवरी होती है उस दौरान जो बेबी है उसका पहले हेड जो है वो बाहर आता है और फिर उसके साथ पूरी बॉडी बाहर आती है, लेकिन ब्रीच पोजीशन में इसके ऑपोजिट होता है। पहले जो बेबी का बटक एरिया
एरिया है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, वो बाहर आता है एंड बाद में उसका हेड बाहर आता है, तो उसके हेड के अंदर फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है और सीपी का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड रिस्क फैक्टर आ जाता है पोस्ट नेटल कॉजेज़। पोस्ट नेटल आफ्टर द टाइम ऑफ डिलीवरी, आफ्टर द टाइम ऑफ बर्थ जो पीरियड होता है उसको हम पोस्ट नेटल कहते हैं। इस टाइम पीरियड में अगर बेबी को स्वेयर एंड अनट्रीटेड जॉन्डिस है, उसकी वजह से रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा। बर्थ एस्फाइक्सिया यानी आफ्टर द बर्थ अगर किसी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई उसकी बॉडी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उसकी वजह से रिस्क इंक्रीज़ होगा। इन्फेक्शन कोई हो जाती है लाइक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और वायरल इंसेफेलाइटिस, ये वो इन्फेक्शंस होती हैं जो कि एक बेबी के नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को कम्प्लीटली डैमेज कर सकती हैं एंड सीपी का रिस्क बढ़ा देती हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से उसको ब्रेन की इंजरी आती है, ठीक है, कोई वो फॉल हो जाता है, वो गिर जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रेन पे उसकी इंजरी आती है, चोट आती है, तो उसकी वजह से भी फिर जो रिस्क है वो सीपी का इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम सिम्टम्स डिस्कस करते हैं जो ऐसे चाइल्ड में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ये वो सिम्टम्स होते हैं जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम और नर्व्स के डैमेज होने की वजह से आते हैं। इनमें हमारे पास मसल वीकनेस है। सीपी से इफ़ेक्टेड जो चाइल्ड होते हैं उनके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनमें बैलेंस प्रॉब्लम होती है, सही से चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। इसके अलावा पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी कि उनमें नॉर्मल रिफ्लेक्सेस मौजूद नहीं होते जो एक नॉर्मल चिल्ड्रन के अंदर होते हैं, जिनमें हमारे पास एक रिफ्लेक्स बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी आ जाता है। और इसके अलावा इनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो एग्जैजरेटेड होते हैं। देन ऐसे चाइल्ड में सॉलिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसको निगलने में खाना जो है वो मसला होता है एंड उसमें सेंसेशंस भी लॉस्ट होती हैं, मतलब कि उनमें जो हेयरिंग सेंसेशन, विजन सेंसेशंस, ये सारी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती हैं। इसके अलावा अगर हम मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे चिल्ड्रन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मसल्स की हार्डनिंग हो सकती है, टेंडन्स की हार्डनिंग हो सकती है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं और उन्हीं कॉन्ट्रैक्चर की वजह से जॉइंट्स में डिफ़ॉर्मिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स के अलावा कुछ और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिनमें हमारे पास इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट आ जाती है, यानी ऐसे बच्चे जो माइंड से हैं वो थोड़े से स्लो हो सकते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम आ सकता है, यानी जो चाइल्ड है वो अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर किसी रीज़न की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जैसे लाफिंग या कफिंग के दौरान जो है, तो उसका यूरिन लीक कर सकता है। स्पीच एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड एपिलेप्सी, सीजर्स, झटके, ये भी उसको हो सकते हैं। अब हम सेरिब्रल पाल्सी के डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स जिस लिहाज से ब्रेन का एरिया चाइल्ड का डैमेज हुआ होता है, उस लिहाज से उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, उसके सिम्टम्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सेरिब्रल पाल्सी जो है वो उसके डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी सबसे कॉमन फॉर्म है। 77% केसेस जो हैं वो इसी कंडीशन के होते हैं और इसको हम हाइपरटोनिक सेरिब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। इसमें जो ब्रेन का एरिया डैमेज होता है वो बेसिकली ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स है, जो कि मोटर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये एरिया डैमेज हो जाता है, चाइल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स नहीं कर पाता, इनवॉलेंट्री एंड जर्की मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर उसको वॉक करवाएं तो उसकी वॉक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्रॉलिंग में डिफ़िकल्टी होती है बेबी को एंड उसके जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, स्पास्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको चलने में, बैठने में, क्रॉलिंग करने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है डिसकाइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी को, जिसको हम एथिटोइड सेरिब्रल पाल्सी भी बोलते हैं एंड 2.6% ऑफ चिल्ड्रंस में ये पाल्सी होने के चांसेस होते हैं। इसमें बेसिकली जो एरिया ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं वो बेसल गैंग्लिया एंड सेरिबैलम है। सेरिबैलम जो है वो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है और ये आपके हेड के बैक साइड पर सिचुएटेड होता है। अगर सेरिबैलम इफ़ेक्ट
इफ़ेक्ट होता है तो जो चाइल्ड है उसकी बैलेंस, उसके पोस्चर को मेंटेन रखने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, जिसकी वजह से उसकी सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग पर इफ़ेक्ट आता है। वो नॉर्मली ये चीज़ें नहीं कर पाता। और जो चाइल्ड के लिम्ब हैं वो बिल्कुल फ्लॉपी होते हैं, सॉफ्ट होती है उसकी मसल टोन। थर्ड टाइप है हाइपोटोनिक सेरिब्रल पाल्सी की, जिसको हम एटोनिक सेरिब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। इसके नेम से हमें आइडिया है कि इसमें जो मसल की टोन है वो रिड्यूस हो जाती है, मसल्स बहुत ज़्यादा फ्लॉपी हो जाते हैं, जॉइंट्स के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जॉइंट्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लिगामेंट्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है वो अपना हेड कंट्रोल प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि अगर उसको उठाया जा रहा है तो उसका हेड जो है वो बिल्कुल लटक रहा है, उसके नेक के अंदर, हेड के अंदर कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसके मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और फ्लॉपी हैं और उनमें टोन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है। फोर्थ जो टाइप है दैट इज़ एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी। 2.4% चिल्ड्रन में इस तरह की पाल्सी होने के चांसेस होते हैं। इसमें बेसिकली सेरिबैलम जो है वो डैमेज हो जाता है। सेरिबैलम के क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि ये बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह का जो चाइल्ड होता है उसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन पुअर होती है। जब वो वॉक करता है तो उसके दोनों पाँव में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम एटैक्सिक वॉक भी बोलते हैं। और जो वॉक होती है उसमें ट्रेमर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, शेकी वॉक होती है, वो स्मूथ वॉक ऐसा चाइल्ड जो है वो नहीं कर पाता। फिफ्थ जो हमारे पास टाइप आ जाती है उसको हम मिक्स सेरिब्रल पाल्सी बोलते हैं। अब कुछ केसेस में ऐसे होता है कि ब्रेन के मल्टीपल एरियाज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हमने प्रीवियसली टाइप्स पढ़ी उनमें बाज़ दफ़ा एक या दो टाइप्स इकट्ठे भी किसी चाइल्ड के अंदर नज़र आ सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसके कितने एरियाज़ ऑफ ब्रेन डैमेज हुए हैं। उस लिहाज से अगर उसके मोर देन वन एरियाज़ ब्रेन के डैमेज हुए हैं तो उसमें मल्टीपल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जिसको हम फिर मिक्स सेरिब्रल पाल्सी बोलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द मैनेजमेंट फॉर सेरिब्रल पाल्सी। तो मैनेजमेंट में हमारे पास मेडिकेशंस भी आ जाती हैं। इन केस अगर उसकी मसल टोन चाइल्ड की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़्ड है, बहुत ज़्यादा स्पास्टिक मसल्स हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए मेडिकेशंस दी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर उसको सीजर्स हो रहे हैं उनको स्टॉप कराने के लिए भी मेडिकेशंस दी जाती हैं। देन इसके अलावा असिस्टिव डिवाइसेस आ जाती हैं। इट डिपेंड्स कि कौन सी असिस्टिव डिवाइस जो है वो चाइल्ड को रिक्वायर्ड है। अगर उसको सिटिंग, वॉकिंग में प्रॉब्लम है, उसको व्हील चेयर प्रोवाइड की जाएगी। सुनने में प्रॉब्लम है, हेयरिंग एड प्रोवाइड की जाएगी। वॉकिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, वॉकिंग एड प्रोवाइड की जाएगी। विजन प्रॉब्लम आ रही है तो आई ग्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस में स्पीच थेरेपी आ जाती है। अगर चाइल्ड को कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहा, सिबलिंग्स से बात नहीं कर पा रहा, अपने फेलोज से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो स्पीच थेरेपी हेल्प आउट कर सकती है। देन आ जाती है फ़िज़िकल थेरेपी। फ़िज़िकल थेरेपी में चाइल्ड के बैलेंस, उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर वर्क किया जाता है। देन आ जाती है साइकोथेरेपी। ऐसा जो चाइल्ड होता है उसके इमोशंस अनकंट्रोल्ड होते हैं, उसमें फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उससे डील करने के लिए साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है। देन हमारे पास आ जाती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है जिससे चाइल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया जा सके कि वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो है वो ख़ुद से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हमारे पास रिक्रिएशनल थेरेपी आ जाती है। इसमें चाइल्ड को किसी ना किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज करवाया जाता है, लाइक उसको कोई ड्राइंग या आर्ट्स वगैरह सिखाई जाती है। इससे ना सिर्फ उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस भी डेवलप होते हैं। देन लास्ट में हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी आ जाती है। ये डिपेंड करता है कि जॉइंट में किस लेवल की डिफ़ॉर्मिटी है। अगर जॉइंट बहुत ज़्यादा डिफ़ॉर्म्ड है जो कि फ़िज़िकल थेरेपी या डिफरेंट एक्सरसाइजेज से ट्रीट नहीं हो सकता, तो फिर जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी की तरफ जाया जाता। ये हमारे पास कुछ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करके हम चाइल्ड को मैक्सिमम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं और उसकी हीलिंग को फास्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।